हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन जो होता है, जिसमें हम लोग डिफरेंट एलिमेंट की परसेंटेज निकालते हैं। किसी गिवन कंपाउंड में डिफरेंट एलिमेंट की परसेंटेज निकालते हैं, तो उसमें बाकी जो एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन, कार्बन, उनकी परसेंटेज निकालना बहुत आसान होता है, लेकिन नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालना थोड़ा सा अलग होता है। ठीक, थोड़ा सा बच्चों को वो उसमें प्रॉब्लम होती है नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालने में। तो नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालने के लिए तो हम लोग दो मेथड यूज करते हैं। तो वही हम लोग आज पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए एक पहला जो मेथड है उसका नाम है ड्यूमा मेथड, ड्यूमाज मेथड। ठीक, तो ड्यूमाज मेथड में जो इंस्ट्रूमेंट, जो हम लोग पूरा सिस्टम यूज करते हैं, जो वो यहाँ पर पूरा डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, आप देख लीजिए डायग्राम। तो मैं बता देता हूँ इसमें क्या क्या है। देखो, इसमें एक ट्यूब होती है ऐसे, ठीक, उसके अंदर यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड की गॉज जाली लगी होती है। ये जो रखा हुआ है, इसमें यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड प्लस ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दिया गया है, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालनी है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पर उसके साथ कॉपर ऑक्साइड के साथ मिला के रख देते हैं यहाँ पर। ठीक, और यहाँ पर कोरस कॉपर ऑक्साइड, मतलब प्योर कॉपर ऑक्साइड यहाँ रखा होता है यहाँ पर। फिर आगे यहाँ पर फिर एक जाली लगी होती है जो रिड्यूस्ड कॉपर की, मतलब ये जाली प्योर कॉपर की बनी हुई है। ठीक, तो ये पूरा सिस्टम यहाँ से यहाँ तक मिला के इसको फर्नेस बोलते हैं, भट्टी। हिंदी में क्या बोलते हैं? भट्टी, फर्नेस। ठीक, तो इसके अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसका हम लोग कंबसन करते हैं। इधर क्या लगा हुआ? एक ट्यूब लगी हुई, ऐसे एक इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है, इसको हम लोग नाइट्रोमीटर बोलते हैं, शिप्स नाइट्रोमीटर, पूरा नाम है इसका शिप्स नाइट्रोमीटर। इस नाइट्रोमीटर के अंदर नीचे ये मरकरी की सील होती है, मरकरी भरा होता है। ठीक, इस ट्यूब के अंदर ऐसे ये स्केल बना होता है। देखो ये लाइनें बनी हुई हैं, एक स्केल बना होता है जिससे हम लोग लेवल नाप सकते हैं। जो इसके अंदर जो मरकरी है उसका लेवल हम लोग नाप सकते हैं, या जो यहाँ पर स्पेस है उसका वॉल्यूम हम लोग नाप सकते हैं, कितना कितना आएगा वो हम लोग नाप सकते हैं। ठीक, इसके अंदर सोल्यूशन भरा होता है KOH का, और इसको हम लोग इधर से कनेक्ट कर देते हैं। इस फ्लास्क में भी KOH सोल्यूशन भरा होता है, कम पड़ने पर सोल्यूशन यहाँ से इसमें डाल सकते हैं हम लोग। ठीक, ऊपर से बंद होती है। ठीक है, अब यहाँ पर मरकरी की सील लगी हुई है और इधर हम लोग CO2 गैस पास करते हैं। अब करते क्या है, इसमें हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड रख दिया। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड रखा होता है उसका मास हमें पहले से पता होता है, पहले से मास हम लोग वेट करके रख लेते हैं। ठीक, CO2 पास करते हैं। CO2 के प्रेजेंस में इस फर्नेस को हम लोग हीट करते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जितनी भी नाइट्रोजन होती है, जो भी नाइट्रोजन मौजूद है, वो हमारी नाइट्रोजन गैस बन के बाहर निकलती है। ये रिएक्शन होती है। देखो लिखा हुआ है, मान लो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका फार्मूला ये है CXH/NZ, मतलब हमें पता नहीं कार्बन कितने हैं, क्योंकि कंपाउंड हमारे लिए अननोन है। तो हमने एक जनरल फार्मूला लिख लिया CXH/NZ और +2X + Y/2 CuO। तो इसके हिसाब से हम लोग कॉपर ऑक्साइड कितना लगेगा वो हम लोग निकाल सकते हैं। तो उसका लिए ये फार्मूला बन गया। ठीक, खैर ये फार्मूले की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको न्यूमेरिकल जब आएगा तो इस फार्मूले की, इस इक्वेशन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी आपकी बुक्स में दी रहती है इक्वेशन, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो इसमें क्या बनता है? XCO2 Y/2 H2O बनता है प्लस Z/2 N2। जितनी भी नाइट्रोजन थी वो N2 बन के यहाँ निकल गई, और जो कॉपर ऑक्साइड था वो कॉपर में रिड्यूस हो गया। प्लस इसमें लिखा हुआ ट्रेसेज ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ पर नाइट्रोजन गैस तो बनती है, लेकिन नाइट्रोजन गैस बनने के साथ साथ नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कई तरीके के नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी बनते हैं यहाँ पर। ठीक, तो वो नाइट्रोजन जो ऑक्साइड बनते हैं वो फर्दर पास होते हैं क्या, यहाँ तक नाइट्रोजन गैस बनी, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब पास होते हैं ये वाले कॉपर गॉज से, जो कॉपर की गॉज है इससे जब पास होते हैं तो ये फिर वापस रिड्यूस हो जाते हैं नाइट्रोजन में। ठीक, तो उसकी रिएक्शन हमने यहाँ लिख रखी है। देखो जैसे मान लो NO2 गैस बनी, नाइट्रोजन साथ साथ NO2 बनी, तो NO2 को ये जो कॉपर रखा हुआ है, ये कॉपर क्या करेगा, NO2 को N2 में रिड्यूस कर देगा, और कॉपर खुद कॉपर ऑक्साइड में रिड्यूस हो जाएगा। ऐसे अगर NO गैस बनेगी तो NO को भी ये N2 में रिड्यूस कर देगा।
इसी तरीके से आपकी N2O गैस बनेगी तो N2O को भी N2 में रिड्यूस कर देगा। यानी फाइनली क्या होगा, आपको यहाँ पर N2 गैस मिलेगी, ये N2 गैस इधर आएगी। अच्छा, इसमें N2 के अलावा और भी गैसेज होंगी, जैसे एक तो CO2 ही होगी, ठीक, स्टीम होगी वाटर के फॉर्म में, वाटर मतलब होगा स्टीम के फॉर्म में, ठीक, और भी कई गैसेज हो सकती हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर इस ट्यूब के अंदर हमने रखा हुआ KOH सोल्यूशन। क्या रखा हुआ है? KOH सोल्यूशन। तो KOH सोल्यूशन का काम क्या होता है, इसके अंदर जो भी गैस होती है KOH सोल्यूशन के अंदर, जो भी गैस यहाँ निकलती हैं N2 के अलावा बाकी सारी गैस को ये KOH ऑब्जर्व कर लेता है। तो सारी गैस इसके अंदर ऑब्जर्व हो जाती हैं इस KOH सोल्यूशन के अंदर। तो सारी गैस इस KOH सोल्यूशन के अंदर ऑब्जर्व हो जाएंगी। उसके बाद नाइट्रोजन जो बचेगी, नाइट्रोजन यहाँ आके इकट्ठी हो जाएगी इसमें, ठीक, यहाँ पे नाइट्रोजन इकट्ठी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन कितनी इकट्ठी हुई है उसका वॉल्यूम हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें ये स्केल बना हुआ है। तो इस स्केल के हिसाब से हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि नाइट्रोजन का वॉल्यूम कितना होगा। जो इस कंटेनर का वॉल्यूम होगा वही नाइट्रोजन का वॉल्यूम होगा, ठीक। इस कंटेनर जो भी वॉल्यूम होगा वो नाइट्रोजन का वॉल्यूम होगा। अच्छा, यहाँ मरकरी किस लिए लगाया? मरकरी क्या, जब नाइट्रोजन गैस इधर से आएगी तो मरकरी का लेवल जो है इस ट्यूब में ऊपर जाएगा, ठीक। जब नाइट्रोजन गैस आएगी तो नाइट्रोजन गैस ऊपर से प्रेशर लगाएगी, नाइट्रोजन गैस ऊपर से प्रेशर लगाएगी तो मरकरी इधर ट्यूब में भागेगी, तो मरकरी के लेवल में कुछ गिरावट आएगी। तो उससे हम लोग क्या पता लगा सकते हैं कि प्रेशर कितना, जो नाइट्रोजन गैस इकट्ठी हो रही है उसका प्रेशर, और वो प्रेशर हमको मिलीमीटर ऑफ Hg, mm ऑफ Hg में मिलेगा, ठीक। और आपको पता होना चाहिए कि एक एटमॉस्फेयर में 760 mm होते हैं या 76 सेंटीमीटर, ठीक, ऑफ Hg। तो हमें नाइट्रोजन प्रेशर पता लग जाएगा। जो नाइट्रोजन यहाँ इकट्ठी होगी उसका प्रेशर पता लग जाएगा, मान लिया P1 मान लिया प्रेशर, और इसका वॉल्यूम पता चल जाएगा V1। और जो टेम्परेचर होगा, जब हम लोग ये एक्सपेरिमेंट कर लेंगे उसके बाद ठंडा कर लेंगे, उसके बाद जो भी टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर नाप लेंगे, T1 पता चल जाएगा, ठीक। अब एक चीज़ और बताएं, आपको जो प्रेशर मिलेगा हम नाइट्रोजन को, उसमें नाइट्रोजन के अंदर जब नाइट्रोजन यहाँ से पास होगी तो उसमें वाटर के मॉलिक्यूल भी चले जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ वेपर, ठीक। वाटर के मॉलिक्यूल भी जाएंगे वेपर फॉर्म में। तो यहाँ पर आपको सिर्फ नाइट्रोजन नहीं मिलेगी, उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स भी मौजूद होंगे इन द फॉर्म ऑफ वेपर। तो जो प्रेशर आपको यहाँ मिलेगा उसमें वाटर वेपर का प्रेशर भी जुड़ा रहेगा, ठीक, वो प्रेशर मिलेगा, वो नापेंगे। तो क्वेश्चन में आपको अलग से वाटर वेपर का प्रेशर दिया रहता है, और उस वाटर के प्रेशर को हम लोग बोलते हैं एक्वस टेंशन। क्या बोलते हैं हम लोग? एक्वस टेंशन। जैसे मान लो यहाँ पर हमने प्रेशर नापा, जो प्रेशर नापा हमने, ठीक, P, उसकी वैल्यू मान लो हमें मिली मान लिया हमने 720 मिली, ठीक। अब इसमें एक्वस टेंशन 20 mm है, तो 720 में से 20 घटा देंगे, तब हमें P1 की वैल्यू सही मिलेगी नाइट्रोजन के प्रेशर की, ठीक। तो ये तो इंस्ट्रूमेंट था, इसको हम लोग यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं मैंने आपको बता दिया, और इसको पूरे को हम लोग नाइट्रोमीटर बोलते हैं, ठीक। और इसका फंक्शन क्या था वो हो गया, ठीक। अब इसकी कैलकुलेशन देखते हैं, कैसे कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, तो वो हम लोग यहाँ पर सीखते हैं कैलकुलेशन करना। देखो, जो नाइट्रोजन उसके अंदर इकट्ठी हुई थी उसका वॉल्यूम हम लोग मान लेते हैं V1, ठीक। हम लोग ये मान लेते हैं, सपोज वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन क्या मान लिया हमने? V1 ml मान लिया हमने, ठीक। ml में ले सकते हम लोग, नॉर्मली ml में दिया रहता है क्वेश्चन में, ठीक। टेम्परेचर हम लोग मान लेते हैं, जिस टेम्परेचर पे जब ठंडा होने के बाद जो भी टेम्परेचर आया उसका मान लिया टेम्परेचर हमने T1, केल्विन में। टेम्परेचर किस में होगा? केल्विन में। और प्रेशर ये हम लोग मान लेते हैं P1। ये P1 जो ये प्योर नाइट्रोजन प्रेशर है, ध्यान रखना, P1 इज द प्रेशर ऑफ प्योर नाइट्रोजन। इसमें से एक्वस टेंशन घटाने के बाद जो प्रेशर आएगा वो है ये वैल्यू, ठीक। तो अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक। फिर क्या करते हैं, ये जो वॉल्यूम हमारे पास आया है इस वॉल्यूम को हम लोग NTP पर कन्वर्ट कर लेते हैं। यानी ये जो वॉल्यूम हमें मिला है NTP पर, अगर यही गैस नाइट्रोजन गैस NTP पर या STP पर होती तब कितना वॉल्यूम घेरती वो हम लोग पता कर लेते हैं,
ठीक, तो STP या NTP पर हम लोग बात करें, एट NTP हम लोग जानते हैं NTP पर जो प्रेशर होता है, ठीक, प्रेशर की वैल्यू होती है 1 एटमॉस्फेयर, उसको P2 मान लेते हैं, तो इसकी वैल्यू होती है 760 mmHg, ये वैल्यू फिक्स होती है। और T2 की वैल्यू भी फिक्स होती है, ये आपकी होती है 273 केल्विन, ठीक, ये तो हो गया T2। और V2 हमें निकालना है, यानी कि NTP पर हमें वॉल्यूम निकालना है इसका, ठीक। तो इसमें आपने गैसियस स्टेट में एक बहुत फेमस फार्मूला है, ये वाला फार्मूला P1V1 अपान T1 इक्वल टू P2V2 अपान T2, ये फार्मूला हम लोग लगा देंगे, ठीक। ये वाली गिवन कंडीशन है, ये वाली कंडीशन गिवन वाली है जो आपके एक्सपेरिमेंट में आई। अब ये वाली NTP कंडीशन है, ये P2V2 हमने NTP ले लिया, और ये गिवन कंडीशन, ये वाली कंडीशन ये हो गई, और ये हो गई। हमें V2 निकालना है। V2 क्या है? वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट NTP, ये हमें पता करना है। अगर ये पता हो गया तो हम लोग नाइट्रोजन की परसेंटेज का फार्मूला आसानी से बना सकते हैं, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर P2 की वैल्यू हमें पता है, रख देते हैं कितनी, 760, और V2 हमें निकालना है, और T2 हमें पता है कितना, 273। तो यहाँ से V2 के लिए फार्मूला हम लोग बना लें, तो V2 इक्वल टू हमारा आ जाएगा, V2 इक्वल टू इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ठीक। तो ये हमारा आ जाएगा P1V1 और P1V1 हो जाएगा आपका इंटू 273 अपान हो जाएगा 760 इंटू T1, 760 इंटू T1, ठीक। ये आपका फार्मूला आ गया किसका? V2 निकालने के लिए। अच्छा, V2 को हम लोग बार बार V2 ना लिख ले, V2 को हम लोग V मान लेते हैं। सपोज V2 इक्वल टू, कैलकुलेशन में हम लोग सपोज V2 को हम लोग V मान लेते हैं, ठीक। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, चाहे तो आप V2 लिखा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, या V मान लिया आपने, ठीक। कैलकुलेशन में हम लोग V मान के चलेंगे, ठीक है। तो अब हमें यह पता चल गया NTP पर नाइट्रोजन वॉल्यूम कितना आया, V2, यानी कि V मान लिया। अब ये पता चल गया तो आगे की प्रक्रिया, आगे की कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं, ठीक। तो इसको मैं थोड़ा रब कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कैसे परसेंटेज निकालेंगे। देखो, जो नाइट्रोजन वॉल्यूम निकाला NTP पर, जो नाइट्रोजन वॉल्यूम निकाला आपने NTP पर, इसका मास निकाल लो। कैसे मास निकालोगे? पहले तो आप इसका मोल बना लो, तो ऐसे आप लिख लो, मोल्स ऑफ N2, जो N2 यहां पे मिली हमें, एट N2 ऑब्टेन्ड, जो N2 हमें मिली। अच्छा, मोल इक्वल टू क्या होता है? आपको NTP पर पता है, एक मोल का जो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, कितना होता है? 22.4 लीटर या 22,400 ml। क्या होता है? 22,400 ml। तो मोल निकालने के एक फार्मूला होता है वॉल्यूम अपान 22,400। अगर ये वॉल्यूम ml में, अगर ये वॉल्यूम ml में है, ठीक, अगर आपको वॉल्यूम पता है ml में, तो उसको 22,400 से डिवाइड कर दोगे तो आपको नंबर ऑफ मोल पता चल जाएंगे। तो कितनी नाइट्रोजन गैस निकली, उसके मोल आपको पता चल गए, ठीक। अब मोल पता चल गए तो आप उसका वेट निकाल सकते हो, क्योंकि मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट, मोल को मॉलिक्यूलर वेट से गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा? आपका वेट आ जाएगा, यानी मास आ जाएगा। जो नाइट्रोजन का मास रिलीज हुआ वो पता चल जाएगा, जो नाइट्रोजन उसके अंदर इकट्ठी हुई थी उसका मास कितना था वो पता चल जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर नाइट्रोजन का मास निकाल लेंगे कि नाइट्रोजन निकली कितनी। तो उसके लिए जो मोल आए, उस मोल को मल्टीप्लाई कर दो किससे? मॉलिक्यूलर वेट से। और ये वॉल्यूम कितना है? V, जो वॉल्यूम हमने निकाला ये V, ठीक। तो ये वॉल्यूम हमारा V है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख लेंगे? देयरफॉर मास ऑफ N2 ऑब्टेन्ड क्या हो जाएगा? मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट। और मोल कितना है? V अपान 22,400। ध्यान रखें वॉल्यूम यहाँ ml में है, ठीक। अब इंटू मॉलिक्यूलर वेट नाइट्रोजन कितना होता है? 28। ये तो आपको नाइट्रोजन का मास पता चल गया कि नाइट्रोजन कितनी निकली, कितने ग्राम नाइट्रोजन निकली। ये मास ग्राम में आएगा, किस में आएगा? ग्राम में आएगा। अब नाइट्रोजन का मास पता चल गया। अब कंपाउंड का मास हम लोग मान लेते हैं, कंपाउंड का मास आपको क्वेश्चन गिवन रहेगा। सपोज जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था, सपोज मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड
क्या मान लिया हमने, एम ग्राम। ये आपको एम ग्राम दिया रहेगा, एम की वैल्यू आपको क्वेश्चन दी रहेगी, ठीक। तो परसेंटेज अगर निकाल लें हम लोग, कैसे निकालेंगे भाई, एम ग्राम, जैसे हमारे पास जो सब्सटेंस था कितना था, एम ग्राम, एम ग्राम से नाइट्रोजन कितनी निकली, इतने ग्राम। एक सब्सटेंस है, उसके मास एम ग्राम है, उसमें नाइट्रोजन से इतनी, उसमें से नाइट्रोजन इतनी निकली। तो कैसे परसेंटेज निकालोगे, नाइट्रोजन मास अपान टोटल मास ऑफ कंपाउंड, ठीक। ये एम जी नहीं, एम ग्राम है, ध्यान रखना, दिस इज एम ग्राम, ठीक। क्या मैंने बोला कि जो ये एम ग्राम मास था, इसके अंदर से नाइट्रोजन गैस निकली, तो जितनी नाइट्रोजन निकली उसका मास अपान टोटल मास इनटू 100 नाइट्रोजन परसेंटेज हो जाएगी, ठीक। तो परसेंटेज आप नाइट्रोजन फॉर्मूला बना लेंगे, नाइट्रोजन परसेंटेज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, मास ऑफ N2 अपान मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100, ठीक। वैल्यू रख देते हैं, मास ऑफ N2 ये है, ये लिख लो, V इंटू 28 अपान 22,400, ये नाइट्रोजन का मास हो गया, ठीक, इंटू मास ऑफ कंपाउंड एम ग्राम इंटू 100, सो ये हो गया, ठीक। ये फॉर्मूला बन के आ गया। अब इसको आप सॉल्व कर लो, इसको 100, ये 2 0 कट जाएंगे, इसको डिवाइड करोगे तो ये 8 आ जाएगा कट के, ठीक। तो ये नाइट्रोजन परसेंटेज जो फॉर्मूला आता है, सिंपल से ये फॉर्मूला आ जाता है, ये आपका V अपान 8 इंटू एम, V अपान 8 इंटू एम। ये बहुत छोटा सा फार्मूला है, तो आपको फार्मूला डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल, आप डायरेक्ट फार्मूला याद कर सकते हो। बहुत आसान सा फार्मूला है, बहुत छोटा सा फार्मूला है, ठीक। अगर इसको हम लोग लिखें, लैंग्वेज में लिखें, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, V क्या है, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट NTP, ठीक। तो ये फार्मूला एक्चुअली ये है, नाइट्रोजन परसेंटेज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ N2 एट NTP डिवाइडेड बाई 8 इंटू मास ऑफ कंपाउंड, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या कंपाउंड, आप ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास लिख सकते हैं। तो ये सिंपल सा फार्मूला है, इसमें कुछ नहीं है। इस फार्मूले में वैल्यू रख के आप परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। अब एक क्वेश्चन में आपको करा देता हूँ, क्योंकि देखो क्वेश्चन में आपको 2 ही चीज़ें चाहिए, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट NTP और मास ऑफ कंपाउंड। ये आपको क्वेश्चन में हमेशा दिया रहेगा, ये चीज़ आपको निकालनी पड़ेगी, और कोई क्वेश्चन इससे बनता नहीं है, ठीक। कहते हैं बच्चों को टफ लगता है ये वाला मेथड, ठीक, लेकिन है आसान। अगर सही से समझ में आ गया आपको तो है एक्चुअली आसान है, ठीक। तो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि करना कैसे, इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकता है। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया आपके सामने, ये क्वेश्चन NCERT का ही है, ठीक, लेकिन बच्चे कर नहीं पाते, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि इससे ज़्यादा इसमें कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है, मैक्सिमम ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा। तो कह रहा है कि इन ड्यूमाज मेथड 0.3 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव 50 ml ऑफ N2 एट 300 केल्विन, ठीक। चलो हम लोग लिखना शुरू करते हैं। हमें आपको दे रखा है, इसमें इसका सोल्यूशन देखते हैं। हमें V1 दे रखा है, V1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कितना दिया हुआ है, 50 ml, उधर लिखा हुआ देखो 50 ml V1 दे दिया, ठीक। उसके बाद हमें T1 टेम्परेचर दे रखा है, कितना, 300 केल्विन, ठीक। और प्रेशर दे रखा है 715 mm प्रेशर दे रखा है, और ब्रैकेट में यहाँ लिखा हुआ एक्वस टेंशन एट 300 केल्विन 15 mm, यानी कि जो 715 mm प्रेशर दिया हुआ है, इसके अंदर एक्वस टेंशन भी इंक्लूडेड है। अगर एक्वस टेंशन ना दिया हो क्वेश्चन में, तो आप ये समझ लेना कि ये प्योर नाइट्रोजन का प्रेशर दिया हुआ है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको प्योर नाइट्रोजन का प्रेशर भी दे सकते हैं, ठीक। अगर एक्वस टेंशन ना दिया हो तब आप उसको प्योर नाइट्रोजन का प्रेशर मान सकते हैं, लेकिन अगर एक्वस टेंशन दिया हुआ है, इसका मतलब इसमें से एक्वस टेंशन घटाओगे तब आपको नाइट्रोजन का प्रेशर यानी P1 पता चलेगा। तो P1 की वैल्यू क्या आएगी, P1 इक्वल टू 715 माइनस एक्वस टेंशन कितना है, 15, तो ये आपका आ जाएगा 700 mm। ये आ गया, ये एक्चुअली नाइट्रोजन का प्रेशर आ गया, जो प्योर नाइट्रोजन होगी उसका प्रेशर 700 mm आ गया, ठीक। अब आपको नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालनी है, ठीक। तो आप इसमें पहले क्या निकालेंगे,
V2 निकाल लेंगे, वॉल्यूम एट NTP। क्या निकाल लेंगे हम लोग? वॉल्यूम एट NTP। तो फार्मूला हम लोग पढ़ ही चुके हैं, P1V1 अपान T1 इक्वल टू P2V2 अपान T2। तो ये वाली कंडीशन NTP रख देंगे। ठीक, तो NTP पे आपको प्रेशर पता ही होता है, 760 mm होता है, मैं पहले बता चुका हूँ। तो प्रेशर रख देंगे इसमें 760 mm। चलो मैं अलग से पूरा रखता हूँ सारी वैल्यूज। P1 की वैल्यू रखते हैं हम लोग यहाँ पर। P1 की वैल्यू कितनी है? 715, सॉरी 700। V1 कितना है? 50 ml। T1 कितना है? 300 केल्विन। और P2 आपका जो NTP पर, ये NTP कंडीशन है। P2 की वैल्यू मैं आपको बता चुका हूँ 760 mm। V2 आपको निकालना है और आपका T2 जो है वो 273 केल्विन आता है। ठीक, तो यहाँ से V2 कैलकुलेट कर लेना। V2 अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 700 इंटू 50 इंटू 273 बटे 300 गुणा 760। ठीक, ये V2 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अब इसको कैलकुलेट कर लेना। ठीक, इसकी V2 की वैल्यू अब इसमें कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा, इसलिए मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ V2 कितना आएगा। ठीक, तो V2 की वैल्यू हम लोग अगर कैलकुलेट करें, चलिए हम लोग कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो V2 की वैल्यू अपने कैलकुलेटर से निकाल ली है। ये वैल्यू आ रही है 41.9 ml। ठीक, तो 41.9 ml ये हमारे पास आ गई V2 की वैल्यू। अब नाइट्रोजन की परसेंटेज फॉर्मूला लगा दीजिए। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन फार्मूला आपके पास क्या है? वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट NTP कितना है? 41.9। ठीक, अपॉन 8 इंटू मास ऑफ कंपाउंड। मास ऑफ कंपाउंड आपको पता है 0.3 ग्राम, ये हो गया, इंटू 0.3। इसको कैलकुलेट करें। इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास, अभी हम लोग कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 41.9 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 0.3, तो ये हमारी 17.45 आ रही है, 458। ठीक, तो ये वैल्यू जो हमारी आ रही है 17.458। तो लगभग हम लोग 17.46% कर सकते हैं। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग ड्यूमा मेथड से नाइट्रोजन की परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो बहुत आसान है बेटा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत आसान मेथड है। ठीक, परेशान नहीं होना। क्वेश्चन आएगा तो इससे मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएगा, यही क्वेश्चन बन सकता है आपको। ठीक, तो आप कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, देखेंगे करके। ठीक, इसके बाद जो दूसरा मेथड है जिसको बोलते हैं जेल्डाल मेथड, वो थोड़ा सा टेढ़ा है, इससे वो थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन उसको भी बहुत आसान तरीके से मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ। तो हम लोग जेल्डाल मेथड देखने का। ठीक, तो दूसरा मेथड है बेटा जेल्डाल्स मेथड। दूसरा जेल्डाल मेथड है नाइट्रोजन को एस्टिमेशन करने का। उसका जो इंस्ट्रूमेंट है उसका डायग्राम मैंने बना दिया। ठीक, क्या करते हैं, क्या है इस डायग्राम में मैं आपको बता देता हूँ। एक फ्लास्क लेते हैं ऐसे, इसको बोलते हैं जेल्डाल फ्लास्क। ये जो फ्लास्क है इसको बोला जाता है जेल्डाल्स फ्लास्क। ठीक, इसके अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज आपको निकालना है वो इस फ्लास्क के अंदर रख दिया, प्लस इसके अंदर कंसंट्रेट H2SO4 भर दिया, एक्सेस ज़्यादा भर दिया, क्योंकि हमें पता नहीं इस कंपाउंड के अंदर कितनी नाइट्रोजन है। ठीक, इसको इसके साथ भरने के बाद इसको हम लोग हीट करते हैं, बर्नर हीट करते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग डाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? डाइजेशन। ठीक, तो जब डाइजेशन करते हैं तो ये रिएक्शन होती है। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो इसके अंदर रखा हुआ है यहाँ पर, और ये H2SO4 भरा हुआ है, ये रिएक्शन करता है और जितना भी इसके अंदर नाइट्रोजन होती है उसको कन्वर्ट कर देता है NH4 का होल ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है। जितनी भी नाइट्रोजन होगी, बाकी और चीज़ें होंगी कार्बन वगैरह, वो CO2 वगैरह बन के निकल जाएंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो मेन चीज़ हमने लिख लिया, जो नाइट्रोजन थी सारी की सारी नाइट्रोजन कंपाउंड से निकल के किस में आ गई? अमोनियम सल्फेट में। फिर इस अमोनियम सल्फेट में मिल गया, इसमें फ्लास्क में अमोनियम सल्फेट मिलता है। इस अमोनियम सल्फेट को हम लोग क्या करते हैं,
इसको जो डाइजेस्टेड, इसको जो मटेरियल बोला डाइजेस्टेड मटेरियल, ये पूरा का पूरा मटेरियल इस वाले फ्लास्क में ले लेते हैं, ये दूसरे फ्लास्क में। ये लिखा हुआ है कंटेंट्स ऑफ जिल्डाल्स फ्लास्क आफ्टर डाइजेशन, यानी डाइजेशन के बाद जो भी कंटेंट्स थे वो हमने यहाँ डाल दिए इस फ्लास्क में, यानी ये अमोनियम सल्फेट अब इस फ्लास्क में आ गया। बाकी जो कंपोनेंट होंगे वो भी इसके अंदर पड़े होंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, फिर क्या करते हैं, इस फ्लास्क में हम लोग NaOH, देखो लिखा हुआ यहाँ पर NaOH, हम लोग इसमें ढेर सारा NaOH ऐड कर देते हैं। NaOH ऐड कर देंगे तो NaOH क्या करेगा, जो भी अमोनियम सल्फेट बना था इसके अंदर, जो भी अमोनियम सल्फेट है उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देगा। ये अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, तो यहाँ से जब करेंगे तो इसको जब हीट करेंगे तो जो नाइट्रोजन होगी इसके अंदर वो सारी सारी नाइट्रोजन अमोनिया में आ गई, ये अमोनिया में आ गई। ठीक, अब बाकी NO2 ये सब बनेगा, वो फ्लास्क में रह जाएगा। ठीक, अब हमें अगर ये पता चल जाए ये अमोनिया कितनी निकली, अगर हमें ये पता चल जाए कितनी अमोनिया निकली, तो हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन कितनी होगी, क्योंकि कंपाउंड का मास जो आप यहाँ कंपाउंड लोगे उसका मास आपको पहले से पता चल रहेगा। ठीक, वो आप पहले से वेट कर लोगे। ठीक, तो आपको जो भी अमोनिया मिलेगी हमें ये पता लगाना है अमोनिया कितनी निकली। उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए इस अमोनिया को हम लोग एक दूसरा H2SO4 लेते हैं। अब H2SO4 कैसे लेते हैं, कंसनट्रेट, हमेशा कंसनट्रेट। यहाँ भी देखो कंसनट्रेट, यहाँ पर भी कंसनट्रेट लेंगे हम लोग। तो क्या करते हैं, इस अमोनिया को फिर से एक दूसरा फ्लास्क ले लिया, मान लो आपने ऐसे करके एक बर्तन ले लिया, फ्लास्क को फ्लास्क मान लो थोड़ी देर के लिए, ये फ्लास्क ले लिया, इसके अंदर आपने दूसरा H2SO4 रख दिया, ये रखा हुआ यहाँ पर। ठीक, ये H2SO4 रखा हुआ, ये लिखा हुआ स्टैंडर्ड H2SO4। कैसा लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड H2SO4, मतलब इसकी मोलरिटी या कहें नॉर्मेलिटी आपको पता होगी, इसकी मोलरिटी या नॉर्मेलिटी आपको पता होगी। स्टैंडर्ड का मतलब यही होता है। ठीक, तो इसके अंदर जो आपने H2SO4 लिया उसकी नॉर्मेलिटी या मोलरिटी आपको पता थी। फिर जो अमोनिया निकली यहाँ से, उस अमोनिया को यहाँ से लाए, इस कंडेंसर से पास किया। ये कंडेंसर में ये पानी भरा हुआ, इधर से पानी आता है, इधर से पानी जाता है, तो ये क्या करता है, अमोनिया को ठंडा करता है। ठीक, जो गैसेज होती है इसको ठंडा करता है, और अमोनिया गैस यहाँ जो H2SO4 इसके अंदर भरा हुआ है, इससे इसके अंदर जाती है अमोनिया, और इसके अंदर जाके फिर ये वापस ये रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन यहाँ हो रही है इस फ्लास्क के अंदर, ये वाली रिएक्शन इस फ्लास्क के अंदर हो गई। मतलब ये फ्लास्क था, इसके अंदर रखा था कंसनट्रेट H2SO4, और उसकी मोलरिटी पता होगी, उसका वॉल्यूम भी पता होगा, इसका आपको वॉल्यूम भी पता होगा, नॉन वॉल्यूम, इसका नॉन वॉल्यूम लेंगे हम लोग, इसका वॉल्यूम जितना होगा वो पता रहेगा। मान लो 100 ml या 50 ml जितना भी लिया वो आप लेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पर देखो इस रिएक्शन से साफ साफ दिख रहा है, जब अमोनिया के 2 मोल लग रहे हैं तो H2SO4 कितना लग रहा है, 1 मोल, और ये बन जा रहा है अमोनियम सल्फेट बन जा रहा है। ठीक, अब अगर हमें ये पता चल जाए कि H2SO4 कितना मोल खर्च हुआ, अगर हमें ये पता चल जाए, मान लो इसके अंदर तुमने 100 ml H2SO4 रखा, उसके अंदर आधा मोल है या 1 मोल जो भी है, हमें यह पता चल जाए कि इसके कितने मोल खर्च हुए, तो हम लोग अमोनिया के मोल पता लगा सकते हैं कि अमोनिया कितने मोल होगी। और अमोनिया के मोल पता चल जाएंगे तो हम लोग उसके लिए उसके बाद नाइट्रोजन का मोल निकाल सकते हैं, नाइट्रोजन परसेंटेज निकाल सकते हैं उसके बाद। ठीक, तो हमें यह पता लगाना है कि हमारा H2SO4 खर्च कितना हुआ। पहला काम क्या है कि जो स्टैंडर्ड H2SO4 है, मान लो लिया तो हमने ज़्यादा था, लेते ज़्यादा हैं हमें, क्योंकि हमें पता नहीं कितनी अमोनिया निकलने वाली है, उसमें कुछ H2SO4 खर्च हो जाता है, कुछ बच जाता है। ऐसे समझो, इस फ्लास्क के अंदर 100 ml H2SO4 लिया, ये वाला H2SO4, इसकी मोलरिटी पता है। अब इस 100 ml में मान लो 80 ml खर्च हो गया, कितना खर्च हो गया, 80 ml, तो बचा कितना होगा, 20 ml बचा होगा। कितना बचा होगा, 20 ml। ठीक, तो एक्चुअली खर्च कितना होगा ये हम डायरेक्ट नहीं पता लगा पाते हैं, हम ये पता लगा लेते हैं कि इसके अंदर H2SO4 बचा कितना है। 100 ml लिया था और बचा हुआ H2SO4 पता लगाते हैं। अब बचा हुआ H2SO4 कैसे पता लगाते हैं, उसके लिए क्या करते हैं वो हम आपके आगे बता रहे हैं। ठीक, अगर बचा हुआ H2SO4 निकाल लिया आपने तो आप ये पता लगा लोगे भाई 100 ml था, बचा था मान लो 20, मान लो 100 ml था और 20 ml बच गया, तो खर्च कितना हुआ, 80 ml। ठीक, तो बचा हुआ H2SO4 कैसे निकालते हैं वो हम आगे आपको बता रहे हैं, फिर आगे की कैलकुलेशन कैसे करनी बता रहे हैं आपको।
देखो अब हमें पता लगाना है कि H2SO4 बच कितना गया। अगर बचा हुआ पता लगा लिया तो लिया कितना था उसमें से बचा हुआ घटा देंगे, ठीक, तो हमें पता चल जाए खर्च कितना हुआ। तो जो H2SO4 जिसमें हमने अमोनिया गैस अब्जॉर्ब की थी वो फ्लास्क हमने यहाँ ले लिया, इसके अंदर अमोनिया गैस अब्जॉर्ब हो गई होगी, मतलब अमोनियम सल्फेट बन गया होगा, ठीक, जैसे ये वाली रिएक्शन लिखी थी हमने NH3 प्लस H2SO4 इक्वल टू NH4 का होल ट्वाइस SO4। तो जो अमोनिया इसके अंदर हमने पास की थी फ्लास्क में, अब वो अमोनिया यहाँ अब्जॉर्ब हो गई, NH4 का होल ट्वाइस ये बना दिया SO4 प्लस कुछ H2SO4 बच गया। अब बचा हुआ पता लगाना है, उससे क्या करते हैं हम लोग, एक ब्यूरेट लेते हैं, उसमें टाइट्रेशन करते हैं हम लोग, इस ब्यूरेट में भर देते हैं NaOH। क्या भर देते हैं हम लोग, NaOH। और ये NaOH स्टैंडर्ड होता है, कैसा स्टैंडर्ड, मतलब इसकी नॉर्मेलिटी या मोलरिटी पता होती है, ठीक, इसकी नॉर्मेलिटी या मोलरिटी हमें पता होती है। तो हम लोग टाइट्रेशन करके हम लोग इसकी नॉर्मेलिटी या मोलरिटी पता लगा, इसमें कितना H2SO4 बचा ये पता लगा सकते हैं, ठीक। तो मैं आपको बताऊं जब भी रिएक्शन होती है, देखो NaOH, इसमें क्या रिएक्शन होगी, ऐसे रिएक्शन होगी NaOH प्लस H2SO4 क्या बनाएगा, Na2SO4 प्लस 2H2O। आप देखो जब इसका 2 मोल लग रहा है, इसका 1 मोल लग रहा है, ठीक, तो हमें ये पता लग सकता है कि NaOH कितना मोल खर्च हुआ। अगर NaOH का कितना मोल खर्च हुआ ये पता लगा लें तो ये भी पता चल जाए कि H2SO4 कितना मोल बचेगा, क्योंकि इसका अगर 4 मोल खर्च हुआ तो इसका मतलब इसका 2 मोल बचा होगा, तो मोल पता लगा सकते हम लोग, ठीक। और मैं आपको बता दूं, देखो मोल तो अलग अलग होते हैं लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट एक टर्म होता है, ग्राम इक्विवेलेंट, वो हमेशा सेम होते हैं, ठीक है। मैं आपको बताऊं मोलरिटी फॉर्मूला क्या होता है, मोलरिटी इक्वल टू होता है मोल अपान वॉल्यूम इन लीटर। तो यहाँ से मोल इक्वल टू क्या हो जाता है, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, ये फार्मूला मोलरिटी होता है, M इंटू V मतलब मोलरिटी। और नॉर्मेलिटिक फार्मूला ये होता है, नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है ग्राम इक्विवेलेंट अपान वॉल्यूम इन लीटर, ठीक, या यहाँ से ग्राम इक्विवेलेंट लिखें तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। तो नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम को बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट, क्या बोलते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट, G इक्विवेलेंट मतलब ग्राम इक्विवेलेंट। और मोलरिटी इंटू वॉल्यूम को बोलते हैं हम लोग नंबर ऑफ मोल, ठीक। तो हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट से बात करते हैं, आप ये समझ लो इसका 2 मोल लग रहा, इसका 1 मोल लग रहा, लेकिन जब भी कोई रिएक्शन होती है उसमें मोल भले ही अलग अलग हो लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट हमेशा बराबर बराबर लगते हैं। जितने ग्राम इक्विवेलेंट इसके खर्च होंगे उतने ग्राम इक्विवेलेंट इसके भी खर्च होंगे। अगर इसका 4 ग्राम इक्विवेलेंट खर्च होगा तो इसका भी 4 ग्राम इक्विवेलेंट ही खर्च होगा, मोल भले ही कम ज़्यादा हो। और ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है, नॉर्मेलिटी इंटू मोलरिटी, ठीक। तो कैलकुलेशन करते हैं हम लोग आगे की, हम लोग ये मान लेते हैं सपोज नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4, जो H2SO4 हमने इसमें भरा था उसकी नॉर्मेलिटी हम लोग मान लेते हैं N1 मान लेते हैं हम लोग नॉर्मेलिटी, ठीक। नॉर्मेलिटी N1 मान लें या N2 मान लें, आप इसको मान लिया हमने N1, क्या मान लिया हमने N1, ठीक है। और H2SO4 जो वॉल्यूम बचा, रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ H2SO4 ये मान लिया हमने V1, ठीक। और नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH ये मान लेते हैं हम लोग N2, और वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड ये मान लेते हैं हम लोग V2, ठीक। देखो ये H2SO4 इसकी नॉर्मेलिटी मान ली हमने N1, ठीक। मान लो इसके अंदर V1 ml H2SO4 बच गया, कितना बच गया, V1 ml H2SO4 बच गया। तो आपको H2SO4 की नॉर्मेलिटी पता होगी, अब वॉल्यूम कितना बचा है उसको V1 मान लिया, ये V1 हमें पता करना है। इसमें भर दिया ब्यूरेट में आपने NaOH, इसकी नॉर्मेलिटी N2 मान ली। अब इसका वॉल्यूम कितना खर्च होगा, जब टाइट्रेशन करोगे तो इस ब्यूरेट में स्केल बना होता है, वो आपको इसका वॉल्यूम बता देगा कितना वॉल्यूम खर्च हुआ। इसका V2 आपको यहाँ से पता चल जाएगा और क्वेश्चन में V2 आपको दिया रहेगा, ये समझ लीजिए, ठीक। तो यहाँ से मैंने आपको बताया जितने ग्राम इक्विवेलेंट इसके लगेंगे उतने ग्राम इक्विवेलेंट इसके लगेंगे। तो ग्राम इक्विवेलेंट फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मेलिटी इंटू V। तो यहाँ पर N1 V1 ये किसके लिए हो गया, ये हो गया H2SO4 के लिए, ठीक। इक्वल टू क्या लिखे हम लोग, N2
V2, ये किसके लिए हो गया, ये हो गया हमारा NaOH के लिए। ठीक, इसको हटा देते हैं। तो यहाँ ये हो गया हमारा NaOH के लिए। ये किसके ग्राम इक्विवेलेंट हो गए, NaOH के। ये किसके ग्राम इक्विवेलेंट हो गए, H2SO4 के। तो यहाँ से V1 निकालेंगे। अच्छा, यहाँ पर वॉल्यूम हम लोग ml में रखते हैं। किस में रखते हैं वॉल्यूम, ml में। तो जब वॉल्यूम ml में रखते हैं तो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml, उसको हम लोग बोल देते हैं मिली इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट ना बोल के मिली इक्विवेलेंट बोल देते हैं। जब वॉल्यूम लीटर में होता है तो हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट बोल देते हैं, और वॉल्यूम ml में है तो उसको हम लोग मिली इक्विवेलेंट बोल देते हैं। तो हम लोग यहाँ पर मिली इक्विवेलेंट, आप देखो अगर ग्राम इक्विवेलेंट बराबर है तो मिली इक्विवेलेंट भी बराबर ही होंगे, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। ठीक, तो यहाँ पर H2SO4 की नॉर्मेलिटी N1 है ये, और वॉल्यूम कितना है V1। NaOH की नॉर्मेलिटी N2 है, और वॉल्यूम कितना है V2, ये आपको पता है। ठीक, यहाँ से आप N1 निकाल लेंगे। N1 मतलब ये H2SO4 जो बचा हुआ वॉल्यूम होगा, जो बच गया था वो पता चल जाएगा। अगर बच गया तो खर्च कितना होगा वो पता लगा लेंगे। तो खर्च हुआ वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ H2SO4 यूज्ड, क्या लिख लेंगे हम लोग, ये वॉल्यूम टेकन जितना लिया था, वॉल्यूम टेकन माइनस V1, ऐसे कर लेंगे। वॉल्यूम टेकन माइनस V1। मान लो आपने 100 ml लिया तो 100 माइनस V1। ये क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। अगर आपने कितना वॉल्यूम खर्च होगा वो निकाल लिया, H2SO4 की नॉर्मेलिटी पता है। अब हम लोग इसमें नाइट्रोजन का फार्मूला, नाइट्रोजन की परसेंटेज का फार्मूला लगा देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इस पर एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, इसका फार्मूला बताता हूँ। देखो H2SO4 का बचा हुआ वॉल्यूम आपने निकाल लिया। ठीक, तो कितना वॉल्यूम यूज हुआ तो वो निकाल लिया। वॉल्यूम यूज क्या लिखा था हमने, वॉल्यूम यूज्ड। H2SO4 का वॉल्यूम कितना यूज हुआ तो क्या लिखा था, इसको हमने V मान लेते हैं, इसको हम लोग V मान लेते हैं, इक्वल टू वॉल्यूम टेकन माइनस V1। ये फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे। V1 आपका खर्च हुआ और वॉल्यूम टेकन में से घटा देंगे तो V हमें आ जाएगा। ठीक, फिर कंपाउंड का मास हमने M मान लिया। H2SO4 की नॉर्मेलिटी हमने N1 मानी थी, उसको हम लोग N मान लेते हैं। पीछे हमने N1 मानी थी, आगे आप N लिख लेते हैं। चाहे तो आप N1 ही लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे कैलकुलेशन आपको करनी है। ठीक, अब नाइट्रोजन की परसेंटेज का फॉर्मूला लगाना है तो ये फार्मूला होता है 14 इंटू N। N क्या है, नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4। V जो वॉल्यूम H2SO4 की यूज हुआ वो है, इंटू 100 गुना बटे 1000 इंटू मास ऑफ कंपाउंड, ये हो गया। ठीक, इसको सॉल्व कर लें तो ये फार्मूला आ जाता है। इसको मैंने लैंग्वेज में लिख दिया 1.4 इंटू नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 इंटू वॉल्यूम ऑफ H2SO4 यूज अपॉन मास ऑफ कंपाउंड। ये छोटा सा फार्मूला है। फाइनली ये याद रखना आपको, 1.4 गुणा नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 गुणा वॉल्यूम ऑफ H2SO4 यूज्ड बटे मास ऑफ कंपाउंड। सिंपल सा फार्मूला है, इससे आपका क्वेश्चन लग जाएगा। ठीक, NCERT में जो फार्मूला दिया हुआ है वो आपको समझ नहीं आएगा, मोलरिटी के फॉर्म में दिया हुआ है। आप मोलरिटी लेके भी कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है मोलरिटी इंटू N फैक्टर। एक सिंपल फार्मूला होता है ये। नॉर्मेलिटी और मोलरिटी को एक दूसरे में कन्वर्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और H2SO4 का जो N फैक्टर होता है, H2SO4 का जो N फैक्टर होता है वो इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जो जितने हाइड्रोजन रिप्लेसेबल होते हैं या जितने हाइड्रोजन आयोनाइजेबल होते हैं वही क्या होता है, एसिड का N फैक्टर। तो H2SO4 का N फैक्टर 2 होता है। तो अगर आपको H2SO4 की मोलरिटी दी है, अगर देखो क्वेश्चन में या तो नॉर्मेलिटी देगा या मोलरिटी। ठीक, नीट की बात करें, नीट का पेपर NCERT बेस पे आता है तो नीट में नॉर्मली वो मोलरिटी दे देते हैं। तो मोलरिटी दिया हुआ अगर H2SO4 की, कोई बात नहीं, मान लो मोलरिटी 2 दिए तो 2 को या 3 मोलरिटी दिए, मोलरिटी 3 गुणा 2 कर दो, आपकी नॉर्मेलिटी आ गई 6। या मोलरिटी आपकी दी है मान लो 0.5 मोलरिटी दी है तो 0.5 को गुणा कर दो 2 से तो नॉर्मेलिटी आ गई 1। तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मोलरिटी को नॉर्मेलिटी में बदलना कोई मुश्किल नहीं है। केवल मोलरिटी को 2 से गुणा कर देना तो H2SO4 की नॉर्मेलिटी आ जाएगी। ये तो बात हो गई नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4। अब NaOH की बात करें, NaOH का N फैक्टर जो होता है वो होता है नंबर ऑफ OH आयन। NaOH के अंदर नंबर ऑफ OH आयन कितना है, एक ही है। NaOH का N फैक्टर अगर देखें तो क्या है, नंबर ऑफ
OH आयन और इसमें एक ही OH आयन है, तो इसका n फैक्टर 1 हो गया। तो यहाँ पर अगर मोलरिटी को मोलरिटी इंटू n फैक्टर 1 रखोगे तो वो सेम आ जाएगा। तो NaOH के केस में और नॉर्मेलिटी मोलरिटी बराबर होंगी। मतलब ये हुआ NaOH की जो भी नॉर्मेलिटी है वही मोलरिटी होगी। H2SO4 में केवल नॉर्मेलिटी मोलरिटी अलग होंगे और इस तरीके से रिलेटेड होते हैं। ठीक, तो ये हो गया कैलकुलेशन। अब जरा इस पर क्वेश्चन हम लोग करके देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन आता है। ठीक, देखो बच्चों, यह क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया है। ठीक, कह रहा है कि 0.4 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास 0.5 ग्राम लिया गया कोई कंपाउंड, उसको एनालाइज किया गया जल्लाल मेथड से। द NH3, जो NH3 बनी, जो अमोनिया बनी, वाज पास्ड इन 80 ml m/20 H2SO4। मोलरिटी दी हुई है आपको, क्या दे रखी? मोलरिटी m/20, मतलब आपको पता होना चाहिए, अभी बता रहे हैं आपको। ठीक, द रिमेनिंग H2SO4, जो H2SO4 बच गया उसके लिए इतना लगा हमें NaOH, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ NaOH V2, और उसकी नॉर्मेलिटी दे रखी है NaOH की, मोलरिटी दे रखी है m/20। NaOH मैंने आपको बताया नॉर्मेलिटी मोलरिटी सेम होती हैं, तो यही ले लेंगे। ठीक, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। इतना आसान क्वेश्चन है। देखो हम लोग क्या करेंगे, पहले ये पता लगा लेंगे H2SO4 हमारा यूज कितना हुआ। क्या पता लगा लेंगे? H2SO4 यूज कितना हुआ। तो आप लिखो नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4। सोल्यूशन देखिए आप, नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 जो स्टैंडर्ड वाला है, जो पहले यूज किया जाता है उससे कोई मतलब ही नहीं। स्टैंडर्ड वाला जो बाद में हम लोग यूज करते हैं, जो अलग फ्लास्क में लगाया था, वो उसकी बात कर रहे हैं। ठीक, ये आपका क्या होता है? मोलरिटी इंटू n फैक्टर में बता चुका हूं। अब मोलरिटी कितना दिया? m/20। m/20 को आप 1/20 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, या आप m/20 लिख लो। तो m/20 n फैक्टर 2 होता है, तो कितना आ गया? ठीक, ये आपका नॉर्मेलिटी बन जाएगा। तो इसको आप m/20, क्योंकि बाद में m बार बार आएगा, तो आप 1/20 लिख लो। तो m/20 को आप 1/20 लिख सकते हो। अगर n/20 लिखा हुआ तो इसका मतलब नॉर्मेलिटी 1/20 है। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ाई जाती हैं। ठीक, खैर, तो इसकी मोलरिटी 1/20 है, n फैक्टर 2 है। तो इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 1/10। इसकी नॉर्मेलिटी कितनी आ गई? 1/10। या इसको n/10 लिख सकते हो। इस नॉर्मेलिटी को 1/10 लिखो या n/10 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक की बात है। ठीक, यूज करें कैलकुलेशन 1/10 लिखेंगे, और वैसे n/10 लिखा जाता है। n/10 मतलब होता है डेसीमोलर। ठीक, नॉर्मेलिटी ऑफ, ये आपका क्या हो गया? नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4, ये हमने क्या मानी थी? ये मानी थी हमने N1, तो ये हमारा आ गया N1। ठीक, वॉल्यूम ऑफ H2SO4 जो बच गया वो हमने V1 माना था। वॉल्यूम ऑफ H2SO4 रिमेंड, बचा हुआ कितना माना हमने? V1। ठीक, नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH, ये कितना दिया हुआ है? ये m/20, ये मोलरिटी दी हुई, लेकिन NaOH नॉर्मेलिटी मोलरिटी सेम होती हैं, तो इसको आप n/20 भी लिख सकते हो, या सिर्फ 1/20 लिख दो। कैलकुलेशन में 1/20 यूज करते हैं। ये m या n जो होता है वो हट जाता है, उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो ये ध्यान रखेंगे, कैलकुलेशन में ये चीज़ हट जाती है। ठीक, तो ये हो गई NaOH की नॉर्मेलिटी। इसको हमने क्या बोला था? इसको बोला था हमने N2, तो इसको हमने बोला था N2। ये हो गई हमारी N2। अब वॉल्यूम ऑफ NaOH कितना लगा? ये दिया हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड कितना लगा? ये आपका 34 ml, और यही क्या है? यही हमारा V2 है। ठीक, ये हमारा V2 है। तो अब हम लोग N1V1 = N2V2 फार्मूला लगा देंगे, उससे हमें H2SO4 का बचा हुआ वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक, तो हम लोग ये फार्मूला लगाते हैं, और ध्यान रखना ये वाला फार्मूला H2SO4 के बचे हुए वॉल्यूम को निकालने के लिए है। ये वाला फार्मूला H2SO4 के बचे हुए वॉल्यूम को निकालने के लिए है, ये ध्यान रखना।
ठीक, तो ये किसके लिए लिया हमने, H2SO4 के लिए ये वाला पार्ट, और ये वाला NaOH के लिए। आप चाहे उल्टा कर लें, ये वाला NaOH के लिए ले लें, ये H2SO4 के लिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। N1 की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, ये n/10 या 1/10, कैलकुलेशन क्या रखेंगे, 1/10। V1 की वैल्यू आपको निकालनी है, बचा हुआ H2SO4 निकालना है। N2 की वैल्यू ये लिखी हुई है 1/20, ठीक, और V2 की वैल्यू ये लिखी हुई है 34 ml, 34 ml, ठीक। तो इसको कैंसिल करते तो 0 0 कैंसिल हो गया, ये बचा 2, तो 2 से ये 17 आ गया। तो यहाँ से V1 की वैल्यू आ गई 17 ml। तो 17 ml H2SO4 बच गया, 17 ml H2SO4 बच गया। खर्च कितना हुआ, लिया कितना था हमने, देखो क्वेश्चन दिया रहता कितना लिया रहेगा, वो दिया रहेगा 80 ml लिया था, 80 ml। खर्च कितना हुआ, 80 में से 17 घटा दो तो खर्च हुआ निकल आएगा। तो आप लगा सकते हो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ H2SO4 यूज्ड, अब ये हमने क्या माना था V, ये कितना हो जाएगा 80 माइनस V1, यानी 80 माइनस 17, अब ये घटाएंगे तो ये 63 ml आ गया। ये हमारा H2SO4 का वो वॉल्यूम आ गया जो खर्च हुआ। अब हो गया क्वेश्चन, अब फार्मूला लगाना है बस। चलो हम लोग फार्मूला लगा के परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो नाइट्रोजन की परसेंटेज फार्मूला आपको मैं बता ही चुका हूं। देयरफॉर नाइट्रोजन परसेंटेज इक्वल टू क्या था, 1.4 इंटू N इंटू V अपॉन M, ये था फार्मूला, ठीक। ये क्या है, N क्या है, नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4, मैंने कहा था N1 था, उसको चाहे तो आप N मान लें, ठीक। N क्या है, नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4, तो वो N1 था जिसको हमने N मान लिया था, चाहे तो आप N1 लिख ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये V आप निकाल चुके 63 ml, ठीक। M मास ऑफ कंपाउंड, ये क्वेश्चन दिया हुआ है 0.5 ग्राम, तो यहाँ पर M की वैल्यू 0.5 ग्राम। N या N1 बोले, N1 को ही हमने N माना था, ये ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। ये आपका कितना आया था, N1 की वैल्यू 1/10 आई थी, ठीक। और V वॉल्यूम ऑफ H2SO4 यूज्ड कितना आया, 63 ml, ठीक। ये तीनों वैल्यू यहाँ रखो, आंसर आ गया, बस हो गया क्वेश्चन। तो हम लोग नाइट्रोजन परसेंटेज अगर निकालें तो 1.4 गुणा नॉर्मेलिटी कितनी रखेंगे, 1/10, 1/10 लिख दिया, इंटू वॉल्यूम कितना लगा 63 ml, इंटू मास ऑफ कंपाउंड 0.5। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, तो कैलकुलेट करें तो 1.4 गुणा 63 डिवाइडेड बाई, ये आपका हो जाएगा 10 इंटू 0.5, यानी कि 5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 5, तो 17.64 हमारे पास आंसर आ रहा है इसका, 17.64। पिछले वाले क्वेश्चन 17.46 आया, तो मिलते जुलते आंसर आ रहे हैं, ठीक। खैर उससे कोई मतलब नहीं है, पिछले वाले में 17.46 आया था, इसमें 17.64, तो ये परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आ गया। कितना आसान क्वेश्चन है, लगता जरूर, ये मेथड पढ़ो तो बड़ा भयानक लगता है। अब जो बच्चे हैं, बच्चों को तो बहुत मुश्किल लगता है, खासकर मेडिकल वाले बच्चों को तो प्रॉब्लम होती है इसमें, क्योंकि इनको नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में अंतर नहीं पता होता ज़्यादातर बच्चों को। प्रॉब्लम यह है कि हमारी NCERT बुक उसमें नॉर्मेलिटी दे ही नहीं रखा है, मोलरिटी को लेकर हर जगह कर रखा है, नॉर्मेलिटी निकालना बताते ही नहीं वो। तो यही एक प्रॉब्लम है मेडिकल वाले बच्चों के लिए। तो कितनी आसानी से कर लिया क्वेश्चन। कभी कभी क्या होता है, ये जो V की वैल्यू ये डायरेक्ट दी होती है, देखो N की वैल्यू हमेशा दी रहेगी, यहाँ पर ये लिखी हुई है, N दिया रहेगा या मोलरिटी दी जाएगी, या तो मोलरिटी दी होगी ऐसे, या नॉर्मेलिटी दी होगी। तो नॉर्मेलिटी दी होगी या मोलरिटी, या इसको ऐसे 1/20 भी लिख सकता था, ठीक, या 1/20 डिवाइड करके मान लो इसकी मोलरिटी 0.2 लिख दिया, जो भी आई डिवाइड करने के बाद
जो भी है को कुछ भी दे सकता है, तो मोलरिटी और नॉर्मेलिटी किसी फॉर्म में दे सकता है, ऐसे दे सकता है या ऐसे। तो वो मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग पढ़ाते क्लियर करते कि मोल कॉन्सेप्ट में नॉर्मेलिटी मोलरिटी में क्या रिलेशन होता है। ठीक, तो फिलहाल यहाँ पर आपको केवल H2SO4 और NaOH की नॉर्मेलिटी की जरूरत है। तो NaOH की नॉर्मेलिटी मोलरिटी सेम होती है। ठीक, तो मैंने आपको बता दिया M/20 लिखा हुआ NaOH, तो उसको आप 1/20 मान सकते हो, यही नॉर्मेलिटी होगी और यही मोलरिटी होगी NaOH के लिए। H2SO4 की जो मोलरिटी थी M/20, उसको 2 से गुणा कर दिया तो नॉर्मेलिटी आ गई। ठीक, तो 2 ही चीज़ें यहाँ पर NaOH H2SO4 ये दिया रहेगा। कभी कभी आपको ये वॉल्यूम डायरेक्ट दिया रहता है और ये नॉर्मेलिटी तो दी रहेगी और मास तो हमेशा दिए रहेगा। ठीक, आपको सिर्फ ये निकालना होता है, ये वाला वॉल्यूम। इसके लिए पहले बचा हुआ वॉल्यूम V1 निकालते हैं, फिर टोटल वॉल्यूम में से घटा के ये निकाल लेते हैं हम लोग V। ठीक, तो कई बार ये V डायरेक्ट दिया होगा, डायरेक्ट V दिया हुआ है तो नॉर्मेलिटी दिए रहेगा, M दिया ही रहेगा, तो आपको सीधा एक लाइन फार्मूला लगाना, कुछ नहीं करना। आपने देखा क्वेश्चन समझने में, हमें प्रोसेस समझने में कितना टाइम लगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में 2 मिनट भी नहीं लगे। अगर आपको आता है तो 2 मिनट का भी टाइम नहीं लगेगा। NCERT से मत पढ़ना, मेडिकल वाले बच्चों को भी मैं कह रहा हूँ NCERT से मत करना, क्योंकि उसमें मोलरिटी को लेकर समझाया, बड़ा अजीबोगरीब फार्मूला दिया उन्होंने, V/2 माइनस करके वो दिया हुआ, वो बच्चों को समझ में नहीं आता फार्मूला, तो उससे मत पढ़ना। इसको आप करना और जो भी क्वेश्चन आपके हैं आप कर लेना। NCERT में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसमें डायरेक्ट V दिया हुआ है, तो आप करिएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आप कमेंट्स करके बताइए कि आपको कैसा लगा मेरा वीडियो। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, तो आपको इस तरीके के अच्छे अच्छे वीडियोज़ हम आपको बना के आपको यूट्यूब पे देते रहेंगे। तो पूरी केमिस्ट्री की हम आपको वीडियो बना के देंगे। ठीक, अभी हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, कैसे करते हैं, कौन से फंक्शनल ग्रुप पे कौन सा रिएजेंट क्या असर करता है, वो सब हम टॉपिक वाइज आपको कराएंगे एक एक करके। बस आपसे बस इतना मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जितना आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हम और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बना सकें। ठीक है बेटा, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। चलिए, थैंक यू बेटा।